आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इथियोपिया की यात्रा पर रहेंगे। पीएम अपने इथियोपिया समकक्ष के साथ भारत इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक बातचीत करेंगे। इथियोपिया ही नहीं बल्कि समूचे अफ्रीका के लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इथियोपिया वैश्विक दक्षिण में भारत का एक विश्वस्त साझेदार और घनिष्ठ मित्र देश है। द्विपक्षीय संबंधों के साथ कैसे यह यात्रा सहयोग को और गति देगी, इथियोपिया और अफ्रीकी संघ में भारत के राजदूत अनिल कुमार राय से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की पहली यात्रा पर 16 और 17 दिसंबर को रहेंगे। इथियोपिया में भारत के राजदूत और अफ्रीकन यूनियन में भारत के राजदूत अनिल कुमार राय जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी तैयारियां प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का यह 15वें वर्ष में यह विजिट हो रही है। लास्ट जो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे 2011 में आए थे। तो निश्चित तौर से जो इथियोपिया की सरकार है, भारतीय समुदाय के लोग हैं और हम सभी बहुत अत्यंत उत्सुक हैं प्रधानमंत्री जी के इस यात्रा को लेकर के। और यह यात्रा निश्चित तौर पर एक की इवेंट होगा दोनों देशों के रिलेशनशिप में। और हम ये देख रहे हैं कि इस यात्रा के बाद बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो दोनों देशों के बीच खुलेंगे। जी सर, G20 की भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया G20 में। प्रधानमंत्री जी हर वैश्विक मंच पर साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। उस लिहाज से एक समावेशी ग्लोबल ऑर्डर बनाने में ये यात्रा कितनी कारगर साबित होने वाली है? आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत लंबे समय तक G20 के मंच पर अफ्रीका के बारे में चर्चा करने वाले जो देश थे वो अफ्रीका उस टेबल पर नहीं होता, अफ्रीकन यूनियन उस टेबल पर नहीं होता था। तो इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपने कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 को एक सदस्य के रूप में G20 में अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य के रूप में इंट्रोड्यूस कराया। और निश्चित जैसे आपने बताया कि भारत ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण और मैं कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण लीडर है। हम ये चाहते हैं कि जो विषय हैं ग्लोबल साउथ के, जैसे कि डेवलपमेंट की एजेंडा हो, फाइनेंसिंग क्या हो, ग्रीन ग्रोथ हो या फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो, इन सभी विषयों पर ग्लोबल साउथ के जो देश हैं एक साथ मिलकर काम करें। और जो बहुत ही लंबित एक प्रक्रिया है जिसमें कि जो UN और बाकी जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने, उनमें ऐसे बदलाव हों ताकि आज की विश्व की स्थिति का वो जो है झलक देख सके, एक लोकतांत्रिक स्वरूप कहीं ना कहीं मिले और सबको उसमें समावेशन उनमें हो। प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बारे में, उनके बायलैटरल के बारे में, उनके इंगेजमेंट्स के बारे में और संभावित MOUs के बारे में जो शेयर करना चाहें। तो प्रधानमंत्री जी की बायलैटरल मीटिंग नेशनल पैलेस में होगी जहां पर उनका सेरेमोनियल वेलकम होगा। और हमने बहुत ही वाइड रेंजिंग एजेंडा रखा है। और प्लस हम कोशिश हमारी ये है कि जो भी विषय हैं दोनों देश खुल कर के एक दूसरे के सामने रखें, उनके जो विषय हैं, जो समाधान हैं और ऐसे वो चीज़ें जहां पर हम एक साथ चल सकते हैं। हमने ऐसा पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, को प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, IT, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, ये सारे वो विषय हैं जिसमें दोनों ही देश जो है आपस में अच्छी साझेदारी कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जो अभी अहमद साहब हैं उनके निमंत्रण पर यात्रा हो रही है और ये राजकीय यात्रा है। अगर दोनों देशों के बीच में देखें तो 600 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां यहाँ रजिस्टर्ड हैं, लगभग 200 के आसपास पूरी तरीके से एक्टिव हैं। फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत काफ़ी ज़्यादा इथियोपिया और समूचे अफ्रीका क्षेत्र को भी देखें तो मदद कर रहा है। कैसे इन सबको और ज़्यादा गति मिलेगी? 2025 में अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये इम्प्लीमेंट हो गया है और इथियोपिया ने अपना पहला कंसाइनमेंट इस के माध्यम से एक्सपोर्ट भी कर लिया है। तो हम लोग अफ्रीका को एज सिंगुलर इकोनॉमिक यूनिट की तरह देख रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर है, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बेहतर है, जहाँ पे मार्केट बेहतर है,
ताकि उन सभी चीज़ों स्थानों को चिन्हित करके जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कॉन्टिनेंटल साइज़ हैं इस पर चर्चा हो सके। और जनसंख्या के आधार पर इथियोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके पास एक बहुत बड़ा इसके आमदनी का स्रोत कृषि है, तो कृषि एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है जिसमें कि हम ग्रीन ग्रोथ, लो आउटसाइड इंटरवेंशन के माध्यम से ही हम खेती में इंटरवेंशन कर सकें, कोऑपरेशन कर सकें। आपने फार्मा की बात की तो निश्चित तौर से भारत जो है अफ्रीका में सबसे बड़ा प्लेयर है फार्मा सेक्टर में, और हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का ये हेडक्वार्टर है, तो निश्चित तौर पे अफ्रीकी देश इथियोपिया अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ये चाहते हैं कि फार्मा सेक्टर में इन देशों की भी भागीदारी बढ़े, और उस भागीदारी बढ़ने में भारत को एक वो महत्वपूर्ण साझेदार की तरह देखते हैं। इसके साथ साथ जो आईटी का क्षेत्र है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है, जो नया इमर्जिंग क्षेत्र है, इसमें अफ्रीकन देशों का ये मानना है कि भले से किसी ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वो नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में वो निश्चित तौर पे कंट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए उनको भारत जो है एक प्रबल देश दिखता है, सहयोगी देश के रूप में दिखता है। क्योंकि भारत पूरी दुनिया से कहता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने उपग्रह या फिर अपनी क्षमता का शेयर करना चाहते हैं। अकेला ऐसा देश होगा। वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट और साथ ही साथ इनोवेशन, इन सब में काफ़ी जोर रहता है प्रधानमंत्री जी का। इन सब क्षेत्रों में कैसे सहयोग बढ़ सकता है? आपने बिल्कुल सही बताया कि अफ्रीका में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और 2050 तक 1 बिलियन पॉपुलेशन और ऐड होगा। तो पॉपुलेशन ही इस कॉन्टिनेंट का एक बड़ा फैक्टर है ग्रोथ का, और निश्चित तौर पे अगर अफ्रीका को हमें 7% से 10% के बीच की ग्रोथ रेट में देखना है, तो नए स्किल्स के साथ युवाओं को हमें लैस करना पड़ेगा। उनको वो महारत होनी चाहिए ताकि जब भी कोई इन्वेस्टर आए या फिर होम ग्रोन अगर कोई डेवलपमेंट होना हो तो इनके पास स्किल डिफिशिएंसी ना हो। और भारत हमेशा से ही इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी देश रहा है। अगर आप इथियोपिया की बात करें तो हम तकरीबन 430 लोगों को स्किल्स के लिए इंडिया भेजते हैं प्रति वर्ष। इसके साथ साथ अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो इस देश से हम लोग प्रति वर्ष 65 लोगों को भेजते हैं। आज के दौर में भी आप देखेंगे 2000 इथियोपियन भारत में विभिन्न स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके साथ साथ चूँकि आपने हेल्थ की बात की, तो भारत सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का। तो जिन भी व्यक्तियों को ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं स्वास्थ्य संबंधी, और उनको अगर बेहतरीन इलाज की आवश्यकता होती है तो निश्चित भारत का ही रुख करते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है इसमें हम दोनों भारत, अफ्रीकी महाद्वीप खासतौर इथियोपिया और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के, सहयोग करने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री का जोर दोनों पुरातन संस्कृतियां हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पर होता है। यहाँ शैक्षिक वातावरण में, शैक्षिक एकेडमिक्स में बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में शिक्षक यहाँ के विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों में रहे। तो कैसे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, कैसे और ज़्यादा कल्चरल कनेक्टिविटी, डिप्लोमेटिक के साथ साथ कल्चरल कनेक्टिविटी भी और ज़्यादा मजबूत हो? जैसे कि आपने बताया कि इन दोनों देशों के आपसी संबंध हमेशा से ही बहुत मधुर रहे। अगर आज किसी भी 40 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी इथियोपियन से आप बात करेंगे तो विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, ये 3 विषयों में से कोई न कोई विषय उनका पढ़ाने वाला शिक्षक भारतीय ही रहा होगा। तो एक दौर पे 2 से 2,500 हज़ार भारतीय यहाँ पे शिक्षक प्राइमरी स्कूल से पोस्ट डॉक्टरल लेवल तक वो थे, लेकिन हमने बहुत एफिशिएंटली अपने जो स्किल्स है इथियोपिया को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो है सबसे बड़ा हमारा ऑर्गेनिक लिंकेज है और सबसे बड़ा पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। अगर आप संस्कृति की बात करें तो हर वर्ष सूरजकुंड मेला में इथियोपिया का एक बहुत बड़ा जत्था, प्रतिनिधि मंडल जाता है और वो सबसे प्रभावशाली भी रहता है। हिंदी फिल्मों का, हमारे भोजन का, हमारे ड्रेस का यहाँ पर बहुत प्रचलन है और लोग आपको देखेंगे तो हिंदी के गाने आपको सुना सकते हैं, हिंदी की कुछ बातें कर सकते हैं।
तो अब के जो नए दौर में जब हम आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो और भी सुगम हो गया है भारतीय भाषाओं का इथियोपिया की भाषाओं में रूपांतरण और उसका साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि शिक्षा के साथ टूरिज़्म और इसके साथ साथ जो है इंडियन जो इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ आता है तो वो एक बड़ा रोल जो है अपना अदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। तो भारत निश्चित तौर से एक स्थिर, समावेशी और एक ऐसे ग्लोबल ऑर्डर की बात करता है जिसमें दुनिया के सभी देशों और महाद्वीपों की सहमति हो, वो शरीक हो, उनकी शिरकत हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा केवल इथियोपिया ही नहीं, अफ्रीका की आवाज़ को भी वैश्विक मंचों पर मुखर करेगी। ये ग्लोबल साउथ के और साउथ साउथ कोऑपरेशन की मुखर आवाज़ बनकर उभरेगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो ग्लोबल साउथ और साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं उसमें और नया आयाम जुड़ेगा। कैमरा पर्सन शुभम और ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, एडिस अबाबा, इथियोपिया।